बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम टॉपिक डिस्कस जो करेंगे वो होगा कोलाइड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि कोलाइड्स बेसिकली होते क्या है। अब 1861 में थॉमस ग्राहम था, इसने ऑब्जर्व किया कि जैसे कि कुछ मटेरियल, कुछ पार्टिकल्स जो हैं जैसे कि ग्लू के हो गए, जेलेटिन के हो गए और गम के हो गए, ये ना एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं गुजरते। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं। ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के मालिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो उसमें से पास हो सके। तो ये वाले जो पार्टिकल थे यानी कि ग्लू के, जेलेटिन के और गम के, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास ना हुए, उसने इन पार्टिकल्स को कहा कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइड्स होते हैं। देखिए तीन चीजें होती हैं, एक चीज होती है सोल्यूशन, एक चीज होती है कोलाइड्स और तीसरी होती है सस्पेंशन। सोल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर जाते हैं, लेकिन ये गम, जेलेटिन वगैरह जो थॉमसन ग्राहम और इसी तरह के कुछ मटेरियल उसने जब स्टडी की क्योंकि वो जो हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर पाते, तो इस वजह से उसने उसको कह दिया कि ये कोलाइड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके पार्टिकल का जो साइज है वो सोल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है। अब जो लफ्ज जो है ये कोलाइड्स है, ये दो ग्रीक लफ्ज से मिलकर बना हुआ, एक कोला जिसका मतलब है ग्लू एंड इडोज यानी कि लाइक, यानी कि ग्लू लाइक मटेरियल्स होते हैं कोलाइड्स, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर पाते। अब ये इसके थोड़े से मेन पॉइंट्स को मजीद समझते हैं। कहता है कि फाइनली डिवाइडेड डिस्पर्शन ऑफ वन फेज इन अनदर फेज, कि किसी भी एक चीज का डिस्पर्शन जो है वो कहते होते बिखरना, तरतीब के साथ नहीं बल्कि बेतरतीबा किसी जगह पे बिखर जाना किसी चीज का, उसको हम क्या कह देते होते हैं कि ये डिस्पर्शन है। अब फाइनली डिवाइडेड से मुराद ये है कि आपने एक मटेरियल लेना है, उसको जितना पीस सकते हैं आपने पीसना है, मतलब उसको ग्राउंड स्टेट में पाउडर फॉर्म में जितना जो है वो आप उसको जो है वो पीस सकते हैं वो कर लेना, तो उसको हम क्या कह देते होते हैं कि ये हमारे पास फाइनली डिवाइडेड फेज है। अब ये फाइनली डिवाइडेड डिस्पर्शन है वन फेज की अनदर फेज, मतलब एक चीज की दूसरी चीज में जो है वो डिस्पर्शन है। अब किस चीज की, जो फाइनली डिवाइडेड है, इसको किसी भी सॉल्वेंट में जो है वो आपने डिस्पर्स कर देना है, मिक्स कर देना है। ठीक है। अब जो पार्टिकल साइज होता है कोलाइड्स में वो 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है, और जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड ही रहते हैं उसमें, मतलब मिक्स नहीं होते पूरी तरह से, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि आप उनको जो है यानी कि कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, कि आप उनको आम आंख से नहीं देख सकते, मतलब माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, ठीक है, या इसी तरह की कोई दूसरी टेक्निक के जरिए देख सकते हैं, लेकिन आम इंसानी आंख जो है वो कोलाइड्स के पार्टिकल्स को नहीं देख सकती। अब इसकी एग्जांपल जो है वो ब्लड सेल इन वाटर के, ब्लड सेल्स जो है वो जब वाटर में आप मिक्स करते हैं तो ये एक कोलाइड की एग्जांपल है। अब आगे आ जाती है फेज इन आ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने फेजेस का डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्ज करेंगे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने एक जो है वो सॉल्वेंट ले लिया, और इस सॉल्वेंट को जो है वो हम क्या कहेंगे, ये डिस्पर्शन मीडियम है, कि जिसमें हमने दूसरे पार्टिकल्स को इधर डिस्पर्स करवाना है, इसे कंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं, और ये अमूमन हमारे पास जो होती है वो वाटर होती है। अब ये पार्टिकल हमने इसमें डिस्पर्स कर दिए, ये फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स है। यहाँ पे थोड़ा सा साइज बड़ा किया ताकि आपको समझ लग सके कि ये पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होंगे कि इनका साइज जो है 1 से 1000 नैनोमीटर तक है, और ये आम आंख से आपको नजर नहीं आएंगे, और इन पार्टिकल्स को जो है वो हमने क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। अब क्या किया, डिस्पर्स्ड फेज किसमें डिस्पर्स हुई है, डिस्पर्शन मीडियम में। तो ये फेजेस होती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो ये ओवरऑल मुकम्मल तौर पे जो हम इसे क्या कहेंगे, एक कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। अब क्लासिफिकेशन जो है कोलाइड्स की किस बुनियाद पर की जाती है, क्लासिफिकेशन जो है कोलाइड्स की वो तीन बुनियादों पर की जाती है। सबसे पहली बात, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम, यानी कि आपने देखना है कि जो डिस्पर्शन फेज है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, और डिस्पर्शन मीडियम जो है उसको भी आपने देखना है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। दूसरी जो हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम अपीयरेंस पे करते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो आपको दिखता किस तरह से है, और तीसरी जो होती है वो है सॉल्वेंट अफिनिटी। अब सॉल्वेंट अफिनिटी से मुराद ये है कि पार्टिकल जो कोलाइड्स के हैं वो जिस सॉल्वेंट पे आपने बनाए उसके साथ अट्रैक्शन रखते हैं या फिर रिपल्शन रखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है ना वो डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्स्ड फेज, इसके जरिए देखते हैं। अब जो कंटिन्यूअस फेज है इसे हम डिस्पर्शन मीडियम भी कहते होते हैं, ठीक है, और ये डिस्पर्स फेज है। अब सबसे पहले देखें कि अगर आपके पास कंटिन्यूअस फेज गैस हो और डिस्पर्स्ड जो फेज है वो लिक्विड हो,
तो ऐसी टाइप्स जो कहलाएगी इनको कहेंगे हम एरोसोल्स। और ये एग्जांपल जैसे कि हमारे पास फॉग की एग्जांपल है। दूसरी टाइप में देखें कि आपके पास जो कंटिन्यूअस फेज है वो गैस है और डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड होगी, ये भी एरोसोल्स हैं। और ये स्मोक इसकी जो है वो एक एग्जांपल है। अब कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस फेज वो पार्ट होता है जो ज्यादा मिकदार में होता है, जैसे हम सोल्यूशन में करते होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो यूं ही समझ ले कि कंटिन्यूअस जो फेज है वो हमारे पास सॉल्वेंट है और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो हमारे पास सोल्यूट है। तो अगर आपके पास कंटिन्यूअस फेज जो है वो गैस हो और डिस्पर्स फेज जो है वो आपके पास सॉलिड हो, तो ये भी कौन सी टाइप जेल इसकी जो है वो बनती होती है कोलाइड्स की, एरोसोल्स। और इसकी एग्जांपल जो है वो स्मोक है। इसी तरीके से अगर कंटिन्यूअस फेज लिक्विड हो और डिस्पर्स फेज गैस हो तो ये फोम बनता है, इसको हम जो है वो वाइप्ड क्रीम में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से बाकी ये वाली सारी टाइप्स है कि कंटिन्यूअस फेज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, इसी तरह डिस्पर्स फेज भी डिफरेंट डिफरेंट है। आगे इनकी टाइप्स बन जाती है, ठीक है, ये वाली जो है टोटल। और उसके बाद आगे इसकी एक एक एग्जांपल लिखी। तो यहाँ पे आप होपफुली मुझे जो है ना वो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूअस फेज और डिस्पर्स फेज की बुनियाद पर जो है वो हम किस तरीके से कोलाइड्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब इसकी जो दूसरी जो टाइप है वो डिपेंड करती होती है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस कि आपको कोलाइड्स दिख किस तरह का रहा है। अब उसमें सबसे पहले आती है बारी सोल्स की, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयरेंस के लिहाज से एक उसका जो है वो डिवाइडेशन, यानी कि एक क्लास जो है वो सोल है। अब सोल क्या होता है कि व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर एज अ फ्लूइड इट इज कॉल्ड सोल। कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन आपको एक फ्लूइड के तौर पर नजर आएंगे, बहते फ्लूइड ऐसी चीज को कहते हैं जो बह सकती हो, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन की तरह शफाफ नजर आएंगे, मतलब तो इस तरह के जो है वो आपको सोल, इस तरह के जो कोलाइड्स हैं उनको आप क्या कहेंगे, सोल कहेंगे, ठीक है। कि यानी कि जब जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, जो ओवरऑल कोलाइडल सॉल्यूशन है वो आपको एक फ्लूइड की तरह दिखेगा। अब नेम ऑफ द सोल जो है ये डिसाइड किया जाता है डिस्पर्शन मीडियम के हिसाब से, यानी कि अगर आप डिस्पर्शन मीडियम जो है वो वाटर यूज कर रहे हैं, सोल को हम कहेंगे कि ये हाइड्रोसोल है। लेकिन अगर आपने डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल यूज किया तो हम सोल को कहेंगे कि ये अल्कोसोल्स है। अब इसकी जो है ना ये देखें कि ये इस तरह से ये दिखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरे तरह मतलब जैसे वाटर जो होता है ना उसी तरह से ये मुकम्मल तौर पर जो है वो फ्लूइड फॉर्म में है, ये बह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपको ये धुंधलापन दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकल जो है वो डिस्पर्स हुए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिस ऑफ अपीयरेंस के लिहाज से एक तो इनको हम सोल पे डिवाइड करते हैं, दूसरी जो इनकी जो है वो अपीयरेंस के लिहाज से टाइप है वो होती है जेल्स। अब जेल्स क्या होते हैं, व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन हैज अ सॉलिड लाइक रिज्ड अपीयरेंस, कि जब हमें कोलाइडल सॉल्यूशन इस तरह से दिखे कि जैसे कि ये सॉलिड है, रिज्ड है, तो यानी कि सॉलिड की तरह दिखे, होंगे नहीं वो सॉलिड लेकिन वो सॉलिड की तरह दिखे दिखे तो उन उस टाइप को जो है वो हम क्या कह देते होते हैं कि ये जेल है। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है कि इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड इज आल्सो नोन एज जेल। मतलब इसकी दूसरी तारीफ आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें जो डिस्पर्शन फेज जो है, यानी कि जो डिस्पर्स्ड फेज है वो लिक्विड है जबकि डिस्पर्शन मीडियम जो है वो सॉलिड है, तो ऐसे जो है वो कोलाइड को हम क्या कहेंगे, जेल कहेंगे। तो अब इसकी आम मिसाल जेलेटन है, जब आप इसको डिसॉल्व करते हैं वार्म वाटर में, ठीक है, यानी कि जेलेटन हड्डी को गर्म करने से निकलती है, तो जब आपको बूंद को जो है वो आप हीट अप करेंगे वार्म वाटर में तो आपके पास एक कोलाइडल बनेगा जिसको जो है वो आपने क्या करना है, बाद में सेट होकर खुद ब खुद जो है वो जेल की शक्ल में बन जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ इनकी अपीयरेंस होती है। देखने में ये देखें आपको सॉलिड ही नजर आएंगे कि जैसे ये सॉलिड मटेरियल है लेकिन असल में ये सॉलिड नहीं बल्कि ये कोलाइडल्स होते हैं। अब तीसरी और इसकी आखिरी टाइप जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट अफिनिटी, कि जो क्लाइड के पार्टिकल्स हैं जिस सॉल्वेंट में आपने इनको डिसॉल्व किया उसके साथ वो किस तरह की एफिनिटी रखते हैं। एफिनिटी दो तरह की होती है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारे पास एक जो क्लाइड की टाइप है वो होगी हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक क्या होगा कि व्हेन डिस्पर्शन मीडियम हैज अट्रैक्शन फॉर डिस्पर्स्ड फेज, कि जो आप डिस्पर्शन मीडियम यूज कर रहे हैं वो डिस्पर्स फेज को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह के जो है वो आप क्लाइड को क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक सोल कहेंगे इनको। अब इसमें कार्बन ब्लैक आ जाती है, मेटल, सल्फर, सल्फाइड, सिल्वर हैलाइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है
ये नॉन रिवर्सिबल कोलाइडल सिस्टम बनाते हैं विद वाटर। मतलब कि इन मटेरियल को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये नॉन रिवर्सिबल होते हैं। कहने का मतलब ये कि ये जो मटेरियल हैं ये वाले सारे के सारे पार्टिकल वाटर के साथ अट्रैक्शन रखते हैं, जिसकी वजह से हमें यूं लगता है कि ये उसके अंदर मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो गए, लेकिन असल में वो डिसॉल्व नहीं होते बल्कि उसके अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वाटर के मालिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ डिस्पर्स हुए होते हैं। इसी तरीके से दूसरी टाइप जो आती है वो हमारे पास आती है हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक क्या है कि व्हेन अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज इज वेरी लिटिल, यानी कि जब हम आपने जो डिस्पर्शन मीडियम यूज किया है और जो डिस्पर्स्ड फेज यूज की है, इन दोनों में किसी किस्म के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो मतलब यह अगर है तो बहुत ही कम है। तो ऐसे जो है वो हमारे पास जो क्लाइड्स होते हैं इनको हम क्या कहते होते हैं, हाइड्रोफोबिक सोल। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर अट्रैक्शन, और हाइड्रोफोबिक का मतलब आप यूं कह सकते हैं कि मतलब हैव नॉट वाटर अट्रैक्शन। तो शुरू में मैंने आपको जो है वो दो फेजेस जो है वो एक एनिमेशन के जरिए दिखाए थे, डिस्पर्स मीडियम भी दिखाया था और यानी कि जिसको आप डिस्पर्स फेज भी कह सकते हैं, और डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज यानी कि दो मैंने आपको ये दिखाई थी। डिस्पर्शन मीडियम में हमने जो है वो डिस्पर्स फेज को डिस्पर्स किया था, मिक्स किया था, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना था। अब रेड ब्लड सेल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, स्टार्च हो गए, ग्लू जो है, ये सारे के सारे रिवर्सिबल सिस्टम देते हैं विद वाटर के साथ। अब यहाँ पे लफज रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल का लगा है, ठीक है। तो नॉन रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जो आपने अगर आपने जो है वो डिस्पर्स्ड फेज वाटर में जो है वो आपने ऐड की और वो वाटर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जुड़ी रहे, तो इस तरीके से वो नॉन रिवर्सिबल होगी। कहने का मतलब ये है कि वो खुद ब खुद जो है वो आप उनके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। लेकिन ये वाले जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, प्रोटीन, स्टार्च, ग्लू हो गया, ये सारे के सारे जो है वो पार्टिकल पानी के साथ किसी किस्म की अट्रैक्शन परमानेंट नहीं रखते। अगर रखते हैं तो बहुत वीक रखते हैं, तो ये खुद ब खुद आसानी के साथ तहनशीन हो जाएंगे, यानी कि प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएंगे। तो इस लिहाज से इनको हमने क्या कह दिया कि ये रिवर्सिबल है। अब एग्जाम्पल में देखें और साथ कुछ पॉइंट जो है वो मेन वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो वाइड रेंज ऑफ साइजेस। अब हमें जो है कोलाइड जो मिलते हैं इनकी बहुत सारी रेंजेस हैं साइज की। अब जैसे कि बोवाइन है, सीरम, एल्बुमिन, ये 3 नैनोमीटर पार्टिकल्स के साथ मिल जो है वो मिला होता है। 3 मतलब इसके पार्टिकल का साइज जो होता है वो 3 नैनोमीटर होता है और ये कोलाइडल है। इसी तरीके जो सेल्स हैं टेंस ऑफ माइक्रोन्स, ये जो माइक्रोन्स में जो है वो इनके पार्टिकल का साइज होता है और ये सारे के सारे कोलाइडल है। अब इसी तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड आप किस तरीके से जो है वो बयान कर सकते हैं, ये आप ये एक एसेंशियल पार्ट है कोलाइडल का। तो आपने देखना है कि वेदर और नॉट इट विल कोएगुलेट, मतलब कि आपने ये देखना है कि क्या जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोएगुलेट कर गए हैं। कोएगुलेट से मुराद ये होता है कि क्या जो आपने डिस्पर्स्ड फेज आपने डिस्पर्शन मीडियम में ऐड की है, तो क्या डिस्पर्स फेज के मॉलिक्यूल्स आपस में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करके तो नहीं जुड़ गए या नहीं जुड़े। तो इस पे जो है वो स्टेबिलिटी डिपेंड करती होती है कि अगर आपस में सोल्यूट के पार्टिकल्स कह लें या आप डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल कह रहे हैं कि उनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो डिस्पर्शन मीडियम में भी एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और मिक्स होकर तहनशीन हो जाएंगे। तो ये उनकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा। जैसे कि उसने एग्जाम्पल हमारे पास है ब्लड सेल्स हैं। अब नॉर्मली जो है वो कोलाइडल जो है वो स्टेबल होते हैं, लेकिन कोलाइडल जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं जब वो एक क्लॉट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कहने का मतलब ये कि जब वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से मिल्क अगर आप देखते हैं इज ऑन एज ऑफ कोलाइडल स्टेबिलिटी। जो हमारे पास मिल्क है ना वो बिटवीन स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के दरमियाना जो है ये हमारे पास जो है वो एक दरमियानी हालत है। कहने का मतलब ये है कि ये स्टेबल भी बहुत ज़्यादा है और ये अनस्टेबल भी होता है, क्योंकि मिल्क जो होता है ये हमारे पास एक मिक्सचर होता है, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। जैसे कि जब हम मिल्क को मतलब शेक करते होते हैं तो हमारे पास जो है वो मक्खन की फॉर्म में ये प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जबकि लस्सी हमारे पास एक एडिशनल कंपाउंड बनता होता है, ठीक है। तो इसलिए जो मिल्क होता है ये हमारे पास जो है वो क्या है, एज ऑफ कोलाइडल स्टेबिलिटी के, ये जो है कोलाइडल स्टेबिलिटी के जो है वो अनस्टेबिलिटी, इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड। कोलाइड्स की क्या क्या खसूसियात हो सकती है। सबसे पहले हमने थर्मोडायनामिकली देखना है, तो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होते हैं लेकिन काइनेटिकली जो है ये स्टेबल होते हैं, यानी कि दे आर स्टेबल इनडेफिनेटली।
तो अमूमन जो है ये हमारे पास क्या होता है कि थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है, जबकि काइनेटिकली जो है वो स्टेबल होते हैं। अब इसी तरह क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ द डिस्पर्स सब्सटेंस, कि अब इसको जो हम इसके करेक्टरिस्टिक्स में कि ये बात आती है कि हम इसको किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो डिस्पर्स्ड सब्सटेंस या डिस्पर्स फेस इसकी सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकती है। इसी तरीके से इसको जब हम डिस्पर्सिंग मीडियम में ऐड करते हैं वो भी सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। तो ये भी इसका एक करेक्टरिस्टिक्स है कि इन दो खसूसियात की वजह से इनकी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स बन जाती हैं। अब डिस्पर्स फेस जो है वो हमारे पास 10 to 100,000 नैनोमीटर तक हो सकती है, या 1 से भी 1000 नैनोमीटर तक पार्टिकल का साइज हो सकता है। ठीक है, अब लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होती है इनकी। दूसरी, साइज जो है वो इतना होता है कि लाइट को जो है वो स्कैटर कर सके। तीसरी, में हैव चार्ज सरफेस, इसकी सरफेस जो है वो चार्ज हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख सकती है। तो ये इनके साइज पे डिपेंड करता होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वॉल्यूम रेशियो और जो चार्ज सरफेस है, ये सारे के सारे जो है वो साइज पार्टिकल पे डिपेंड करता है, जो कि 10 से 1000 नैनोमीटर तक हूं। अब नेक्स्ट हमारे पास अ स्टेबल कोलाइडल सिस्टम इज वन इन विच द पार्टिकल रेजिस्ट फ्लक्चुएशन और एग्रीगेशन एंड एग्जिबिट अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ। अब एक स्टेबल जो कोलाइडल सिस्टम एक ऐसा कोलाइडल सिस्टम होगा जो कि एग्रीगेट यानी कि फ्लक्चुएशन या एग्रीगेशन नहीं शो करेगा। एग्रीगेशन क्या होता है कि पार्टिकल्स का आपस में मिलकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाना, यानी कि पार्टिकल्स आपस में ही मिलकर नीचे तहनशी हो जाते हैं। यूं समझ ले इसको, सिंपल सी एग्जांपल ये कर लें एग्रीगेशन की, कि आप रेत और पानी को मिक्स करें। जब आप रेत और पानी के मिक्सचर को अच्छे तरीके से हिलाते हैं तो क्या होता है कि जो रेत है वक्ती तौर पे हमें लगता है कि पानी के साथ जो है वो मिक्स हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आप देखते नीचे बैठ जाती है। ठीक है, इकट्ठी हो जाती है। तो इस प्रोसेस को आप एग्रीगेशन समझने के लिए कॉन्सेप्ट के तौर पर ले सकते हैं। डिपेंड अपॉन द बैलेंस ऑफ रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल एज दे अप्रोच वन एंड अनदर। अब ये डिपेंड करता होता है कि जो पार्टिकल्स हैं आपके पास कोलाइड्स में, उनमें अट्रैक्शन की फोर्सेस गालब आती हैं या रिपल्शन की फोर्सेस जो है वो गालब आती हैं। तो ये भी स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड को इफेक्ट करता है। अगर अट्रैक्शन की फोर्सेस आ जाती हैं डिस्पर्शन फेज के दरमियान, तो क्या होगा, डिस्पर्शन फेज आपस में मिक्स होगी। मिक्स होने के बाद जो है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाएंगे, और पार्टिकल्स बनाने के बाद वो तहनशीन हो जाएंगे, जो कि क्या होगा फिर इसका मतलब है जब कोलाइड की स्टेबिलिटी वो कम है। लेकिन अगर उनमें किसी किस्म की अट्रैक्शन की फोर्स नहीं होती तो वो क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम में बिखरे ही रहेंगे। इफ ऑल द पार्टिकल हैव म्यूचुअल रिपल्शन देन डिस्पर्शन विल बी रिमेन स्टेबल, कि अगर आपके पास जो है वो पार्टिकल्स हैं उनकी आपस में रिपल्शन है तो वो क्या करेंगे, वो डिस्पर्स मीडियम में ही रहेंगे, यानी कि स्टेबिलिटी ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स हैं अगर वो आपस में किसी किस्म की जो है ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रखते बल्कि म्यूचुअल रिपल्शन होगी, तो वो क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो दोबारा तहनशी नहीं होंगे बल्कि सॉल्यूशन के अंदर ही घूमते रहेंगे। तो इस तरीके से हम उनको क्या कह देंगे कि ये कोलाइड स्टेबल हो गया। इफ द पार्टिकल हैव लिटिल और नो रिपल्सिव फोर्स देन सम इनस्टेबिलिटी मैकेनिज्म विल एवेंचुअली टेक प्लेस। फ्लक्चुएशन हो सकती है, ठीक है, और एग्रीगेशन हो सकती है। कि अगर कुछ किस्म की जो है वो लिटल और नो रिपल्शन हो, कहने का मतलब ये है कि अगर जो पार्टिकल्स आपके पास मौजूद हैं कोलाइडल सिस्टम में, अगर उनमें थोड़ी सी भी रिपल्शन हो या बिल्कुल रिपल्शन ना हो तो वो आपस में क्या होंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो अट्रैक्शन करने के बाद वो जुड़कर नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, अब इसको डायग्रामेटिकली समझे। अब ये हमारे पास एक कोलाइडल सिस्टम है। अब कोलाइडल सिस्टम को आप ऐसे ही पढ़ा रहने दें, मतलब आपने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया उसको वैसे ही इधर रख दिया। अब रखने से क्या होगा कि उसकी सेडिमेंटेशन, यानी कि अगर ये पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है तो उनकी सेडिमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। अब सेडिमेंटेशन क्या है कि ये तय नशीन होंगे। अब तय नशीन होने के बाद जो है ये फ्लक्चुएशन होगी इनकी। अब जो फ्लक्चुएशन होगी इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर जाएंगे, और ये आपके सामने आप देख लें कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं। और फेज जो है वो सेपरेट हो जाएगी, मतलब ये तहनशीन हो जाएंगे। इसी तरीके से ये दूसरे प्रोसेस से भी सेम जो है वो फिर क्या होंगे,
तहनशी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि कुछ जो है फ्लक्चुएशन पहले होगी इनके, और फिर बाद में कोएगुलेशन होगी, फिर बाद में कोएगुलेशन होने के बाद ये पार्टिकल्स का साइज बढ़ गया है, जिसकी वजह से फिर सेडिमेंटेशन होगी, सेडिमेंटेशन से मराद ये तहनशी हो जाएंगे। तो ये दोनों तरीकों से जो है वो कोलाइडल की स्टेबिलिटी कम होती है। अब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और ये यहाँ पे फेज सेपरेशन हो चुकी है, यहाँ पे जो है ये अनस्टेबल कोलाइड्स है। अब आयन एंड कोलाइडल स्टेबिलिटी के, अगर आपके पास आयन्स है, अनदर इफेक्ट ऑफ आयन्स, they cause perturbation of double layer which give electrostatically stabilized collide that their stability। अब क्या होगा कि आपके पास ये कोलाइड है फर्ज करें, ठीक है, इसके अंदर आपने कोई भी साल्ट डाला, तो साल्ट डालने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो कोलाइड का पार्टिकल है इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज और इसी के साथ जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि जब ये एक पार्टिकल है, अब इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो ये साइडों पे आप देख रहे हैं क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हर एक इसी तरीके से साइडों पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं बल्कि रिपेल करेंगे और वो रिमेन सस्पेंडेड रहेंगे इन डिस्पर्शन मीडियम। मतलब हर पार्टिकल अगर आप यूं ही समझे कि इधर नेगेटिव हो और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज बिखरे हुए हों, तो क्या होगा, ये सारी आपस में, क्योंकि जो भी आने वाला मॉलिक्यूल है या जो भी दूसरा पार्टिकल आएगा वो इस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके भी साइडों पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जिससे जो है वो कोलाइड जो है वो स्टेबल होंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।